चेतावनी की घंटी हमारे अपने बाजार भी दे ही रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी ये कह सकते हैं कि बहुत सीधे सीधे प्रोनाउंस तरीके से इन्होंने भगदड़ वाला सेंसेक्स आपका 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही है, हालांकि एक गैप डाउन यहाँ भी हमें दिखा है। निफ्टी को देखें तो निफ्टी क्या कह रहा है, में भी आपको पिछले दिन एक गैप बनता हुआ दिखा है, गैप के साथ ही लाल कैंडल बनी है, लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज अभी हमारा बचा हुआ है जो 24,600 के आसपास इस समय है। तो अमेरिकी बाजारों का ये असर हमारे लिए कितना भारी पड़ने वाला है? देखिए, इसको थोड़ा-सा अलग से समझाऊँगा मैं राजीव जी, क्योंकि ये जो असर है ना, ये जो मैनिफेस्ट करेगा, ये इसका तरीका मुझे लगता है कि कुछ अलग होगा। रीज़न इज़ कि हमारा मार्केट अभी तक उतना नेगेटिव नहीं हुआ है, जितना नेगेटिव यूएस का मार्केट हो गया है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि काफ़ी समय के बाद प्ले करती हैं, बहुत पहले प्ले नहीं करती हैं। तो हो सकता है कि ये भी काफ़ी समय के बाद में जाके प्ले करे। अगर 2 दिन पहले हम मिले थे, जिसमें मैंने आप लोगों को समझाया था कि क्यों अभी मानसून का ज़्यादा मज़ा लीजिए और मार्केट का मज़ा नहीं लीजिए, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ शायद आज आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्यों मैंने इस समय वहाँ पे बोला था। अब यहाँ पे बात ये आती है कि इसको डील कैसे करें, तो अब इसमें चुपचाप ध्यान रखिएगा कि अभी किसी भी तरह से इस मार्केट में हाथ नहीं लगाना है। कब तक नहीं लगाना है? जब तक ये जो आपका अब ये 25,000 वाला लेवल के ऊपर क्लोज़ नहीं हो जाता है, तब तक सिर्फ वेट एंड वॉच में जाएँगे और 24,000 अब चेंज हो जाएगा राजू जी, 24,200 इसके नीचे अगर क्लोज़ होती है निफ्टी तो 23,750 और वहाँ पे जाके फिर हमारा नया सपोर्ट बनेगा, उसका ध्यान रखना है। जी, तो फिलहाल सपोर्ट का ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपने सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई करके रखने की ज़रूरत है निफ्टी में। और क्या सुमेश, जो मिड कैप इंडेक्स है हमारा, वो भी खतरे के संकेत दे रहा है? देखिए वो सब क्या है ना, हाँ, ये सब ट्रेल करते हैं, तो अभी नहीं देंगे, लेकिन हमको असेसमेंट निफ्टी से करना पड़ेगा और हो सकता है कि इसमें भी फॉलो थ्रू जो सेलिंग होती है वो मिले हमको। लेकिन अभी की असेसमेंट निफ्टी से करेंगे। निफ्टी 24,200 के पहले हमें किसी भी तरह से नेगेटिव नहीं होना है। 25,000 के ऊपर जब तक क्लोज़ नहीं हो, फिर पॉज़िटिव नहीं होना है। कोई डिसीज़न लेना ही नहीं है। कोई इन्वेस्टमेंट डिसीज़न नहीं लेना है। ये जब तक नहीं होता है, तब तक चुपचाप बैठेंगे। ये होने के बाद अगर मुझे 24,000 के पास भी समझ में आता है निफ्टी, तो हम फिर वहाँ से कुछ खरीदारी करेंगे। वैसे मैंने जो अभी अपनी जो स्ट्रैटेजी बनाई है, उसमें 23,750 अगर निफ्टी आती है, तो पहला पैसा मैं डालने वाला हूँ। मतलब हो सकता है कि जो कैपिटल मैंने 10% के आसपास कैश बचाया हुआ है या कहीं-कहीं पे उससे ज़्यादा भी बचाया हुआ है, उसका शायद 25% मैं वहाँ पे डाल दूँगा और फिर वेट करना है। वहाँ से पलट गया तो ठीक, नहीं तो ये मार्केट में अगर मान लेते हैं कि यूएस का जीडीपी खराब होने वाला है, अगर ये सब पेरोल डेटा वगैरह ये इंडिकेट कर रहे हैं, तो हमारे मार्केट में भी जो हमारा एफवाई 26 का 1350 का ईपीएस है, जो मैं कह रहा हूँ कि डाउनग्रेड हो सकता है वो भी 1300 के आसपास या उसके थोड़ा नीचे निकल के आए और उसका अगर 17 टाइम्स भी मैं लेता हूँ तो 22,500 के आसपास का निफ्टी बनता है, मतलब 22,000 इन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस एंड अज्यूमिंग कि इसी तरह मार्केट करते करते हम पहुंच गए जनवरी 25 में, तो आप निफ्टी को 22,000 के नीचे नहीं पाएंगे, मोस्ट लाइकली नहीं पाएंगे। लेकिन कुछ राम भरोसे कुछ खराब हो गया बहुत ज़्यादा और इसी साल गिरने लगे बहुत तेज़ी से, तो यही चीज़ जो है 1350 वाला आपको परेशान करेगा और निफ्टी 20,000 वाले सपोर्ट पे रहेगी। तो अलग-अलग जगह पे डिसीज़न लेना है कि हमको कहाँ पे कितना पैसा डालना है। तो पहला डिसीज़न जो मैं लूँगा 23,750 पे मैं पैसा ज़रूर डालूँगा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉक्स मुझे अट्रैक्टिव लेवल पे मिलेंगे और फिर पैसा वेट करेंगे, देखेंगे समय के साथ निफ्टी 22,000 22,500 कहाँ जाना चाहती है या रिवर्सल हो जाता है, उसके हिसाब से फिर बाकी पैसा को रीइन्वेस्ट करेंगे। जी, तो इससे पहले सुमेश आपने निशान लगवाया था 23,500 पे, अब वो रिवाइज हो गया 23,750। अब वो लेवल है जहां से नए इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा कैश हमने जुटा के रखा है
मतलब निवेशकों ने अगर आपको सुन करके जुटा रखा है तो उसको वहाँ पे वो डिप्लॉय करके रखें, वहाँ डिप्लॉय पे करना शुरू करें। हाँ, शुरू कर सकते हैं। पूरा नहीं करेंगे, वहाँ पे भी जी, 25% के आस-पास करेंगे और फिर उसको थोड़ा-सा एसेस करेंगे। मतलब उस 10% का 25%। हाँ, तो असेसमेंट कैसे है राजीव जी कि 25,000 का 10% क्लोज़र टू 22,500 होता है, ओके। तो इस मार्केट में 10 से 12% से ज़्यादा करेक्शन होना नहीं चाहिए, एज्यूमिंग हमारा जीडीपी 7% के आसपास ग्रो करेगा, ओके। अगर कॉन्ट्रैक्शन 6% वाले पे चला जाता है, तब हमको बड़ा नंबर नीचे लेके आना पड़ेगा, अदरवाइज़ अभी तक 22,000 के नीचे का प्रोजेक्शन नहीं बन रहा। जी। मतलब ये है कि स्पेक्ट्रम बनेगा 23,750 से शुरू कर रहे हैं, नीचे हम 22,000 तक की भी गुंजाइश लेकर के चल रहे हैं, तो उस स्पेक्ट्रम के बीच में आपको अलग-अलग स्टेप्स पे पैसा लगाना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये निवेशकों के लिहाज से तरीका रहेगा, लेकिन ट्रेडर्स उनको क्या ध्यान रखना है, कहाँ से क्या ये मतलब सेल सिग्नल बाजार ने दे दिया है पहले? देखिए, सेल सिग्नल तो दिया था तभी तो अभी 1 दिन पहले नहीं 2 दिन पहले मिले थे जो मैंने बोला था मानसून एन्जॉय कीजिए, कुछ मत कीजिए और जो ट्रेडर्स हैं उनको क्या करना है। तो जी, सेल सिग्नल तो था ही बाज़ार में, सेल सिग्नल नहीं कह सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग सिग्नल था क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव अभी भी नहीं है ना, तो जी, प्रॉफिट बुकिंग सिग्नल था। अब ट्रेडर्स के लिए ये कौन-सा दिन है? 20 25 2500 जब तक नहीं निकलता है ट्रेडर के लिए सेल ऑन राइज़ का मार्केट रहेगा। सपोर्ट्स बनेंगे बीच-बीच में और सपोर्ट शुरू हो जाएगा 24,500 पे भी आएगा। हाँ, 24,500 पे आएगा और फिर आएगा करीब-करीब 24,300 से 200 के रेंज में। तो अभी सेल ऑन राइज़ का ही सिग्नल रहेगा। नीचे किस जगह से सपोर्ट लेने वाला है आइडिया नहीं है। तो पहला ऑसिलेशन रेंज आप समझें कि 24,500 से 25,000 का। ये है जो आपका पहला गेम चलेगा। फिर अगर 24,500 गया, तो फिर करीब 300 पॉइंट का नीचे का रेंज ओपन होगा और 24,300 भी गया, तो फिर वहाँ से करीब-करीब 550 से 600 पॉइंट और नीचे 23,750 700 तरफ का रेंज ओपन होगा। इस छोटे-छोटे ब्लॉक्स में ट्रेडर्स को काम करना होगा। जी। तो ट्रेडर्स के लिए क्या ध्यान रखना है वो तो है, लेकिन अब ये देखिए दर्शकों के मन में सवाल तो आते हैं। तो राजेश पूछ रहे हैं कि भारतीय शेयर बाज़ार इतना ज़्यादा क्यों निर्भर करता है अमेरिकी बाज़ारों पर, जब हमारा अपना धंधा है, हमारा अपना बिज़नेस चल रहा है, हमारे अपनी कंपनियों के रिज़ल्ट हैं, सिर्फ़ एफआईआई नहीं है, रिटेल बड़ी भूमिका बाज़ार में निभा रहे हैं और हमारी अर्थव्यवस्था बढ़िया चल रही है, फिर हम अमेरिकी बाज़ारों के पीछे इतना क्यों निर्भर हैं? ओके। देखिए राजेश क्या है कि जो अर्थव्यवस्था जिसको इकोनॉमी कहते हैं ना, इकोनॉमी इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ बिज़नेस और कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस। ओके। आज के तारीख में जो ग्लोबल जीडीपी है, उसमें आप समझें कि 25-27 ट्रिलियन डॉलर का कंट्रीब्यूशन यूएस का है। बहुत मेजर कंट्रीब्यूटर है। तो अगर यूएस की इकोनॉमी हिलेगी, अच्छे या बुरे के लिए, तो वो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को टच करेगी। दूसरा रीज़न ये है कि हमारी इकोनॉमी अब 1 ट्रिलियन डॉलर वाली नहीं रही कि हम विदिन इंडिया सेल करते थे, खरीदते थे, बिज़नेस करते थे। अब हम ग्लोबल इकोनॉमी से लिंक्ड हो गए हैं। हमारे एक्सपोर्ट नंबर्स बढ़ते हैं, हमें इम्पोर्ट चाहिए होता है फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए। तो ये जो लिंकिंग है, ये आपको टिल्ट करेगी आपके इम्पैक्ट को जो लीडिंग प्लेयर्स हैं, उनके यहाँ कुछ भी होगा, सिर्फ यूएस नहीं। अगर चाइना को भी दिक्कत है, तो भी हमारी इकोनॉमी को दिक्कत होगी बिकॉज़ हमारा सप्लाई चेन इम्पैक्ट होगा, अगर वहाँ से इकोनॉमी में इश्यू है तो। इसीलिए जो ग्लोबली लिंक्ड अगर आप प्लेयर हो गए एक बार बिकॉज़ ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी पे आप समझिए कि 5वें नंबर पे हम आ गए हैं, उस पे आप ग्लोबली लिंक्ड हो गए हैं। इसलिए ग्लोब में कहीं भी किसी इकोनॉमी को डिस्टर्बेंस होगी, तो हमें भी डिस्टर्बेंस होगी, ये रीज़न रहेगा।